हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारियों में जुटे होंगे। ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि पेपर हमारे बहुत नज़दीक हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप अपने डाउट्स ले सकते हैं उसको ज्वाइन करके सिंपली। ठीक है। वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों टाइप के ग्रुप्स हैं, तो जिसमें आपकी इच्छा हो जुड़ने की आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स ले सकते हैं। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 पे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्या करें? केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज जाइगेंटिक एक्सरसाइज। मतलब क्या है भाई कि जो इलेक्शंस होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है। अबाउट 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever। मतलब कि भाई 911 मिलियंस लोग तो एलिजिबल है वोट करने के लिए। ठीक है। और उनका 67% जो लोग थे, ठीक है, मीन्स अराउंड 700 मिलियंस लोगों ने क्या किया? वोट किया, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था। Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting rights in general election held in 2019। इसने क्या बोला कि I मेरा एक सेट है जिसके अंदर क्या आते हैं? वो सिटीजन आते हैं इंडियन सिटीजन आते हैं जो वोट कर सकते हैं। जो वोट कर सकते हैं वो सारे इस सेट के अंदर आते हैं। मतलब बच्चे जो 18 से नीचे वाले जो वोट नहीं कर सकते, वो बच्चे इसके अंदर नहीं आते। उनको छोड़ के जितने भी वोट कर सकते हैं वो सारे इसके अंदर हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स है। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आई एज फॉलोज। अब मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया इसी सेट आई के अंदर। कैसे सर? मैंने डिफाइन किया कि V1 एंड V2 सच दैट V1 एंड V2 बिलोंग्स टू आई। मतलब जो वोट कर सकते हैं उन्हीं को बिलोंग कर रहा है। एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट्स इन द जनरल इलेक्शन 2019। यानी दोनों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इस रिलेशन में, कौन दो बंदों के बीच रिलेशन आएगा या दो पर्सन के बीच में रिलेशन आएगा, जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना वोट दिया। सिंपल सी बात है। क्लियर? नाउ अब इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आपको आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टू निकबॉस एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई। दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं सर? आई। मतलब दोनों वोट दे सकते हैं। पहली बात तो ये, एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट्स व्हाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसने बोला कि एक्स जो है ना भाई, उसने तो वोट दिया इस इलेक्शन में, और वाई ने अपना वोट इस इलेक्शन में नहीं दिया, तो इनमें से कौन सी चीज सही है? तो अब ध्यान से देखो, मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया कि रिलेशन में दो जो ऑब्जेक्ट है मेरे, ए और बी और V1 और V2, दोनों ने क्या होना चाहिए? वोट दिया होना चाहिए। ये मेरा रिलेशन बोलता है। तो मैं बोलता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। नहीं सर, वाई ने इस रिलेशन को वाई ने वोट नहीं दिया, मतलब वाई जो है यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक्स वाई जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये बात गलत है तो ये सही होगी। दैट्स योर आंसर। क्लियर? ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखो, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि भाई एक्स ने वोट किया है तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है। दैट्स इट। 67 देखो, आसान है, बहुत सिंपल कॉमन सी चीजें हैं। मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ W बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2009। भाई एक्स और W दोनों ने वोट दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इनमें से सही है? भाई एक्स और W ने अगर वोट दिया है तो XW और WX दोनों ही इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। यस और नो? बिल्कुल सही है। कैसे सर? इसने बोला कि V1 और V2 आर रिलेटेड इफ V1 एंड V2 बोथ वोटिंग यूजिंग देयर वोटिंग राइट्स और बोथ वोटेड इन द इलेक्शन। सिंपल सी बात है कि दोनों ने क्या किया? अगर वोट किया इलेक्शन में तो वो इस रिलेशन में है। तो सिंपली ये दोनों ही इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इट मींस फर्स्ट आंसर इज ट्रू। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि एक्स ने भी वोट किया है W में। अब इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए 68, थ्री फ्रेंड्स F1 F2 एंड F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन 2019। मतलब भाई तीन फ्रेंड है F1 F2 और F3, तीनों ने अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया जनरल इलेक्शन 2019 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कौन सा सही है? सो भाई अब तीनों ने वोट किया है तो मतलब F1 F2 इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही सर। F2 F3 करेगा? बिल्कुल करेगा सर। F1 F3 करेगा? बिल्कुल करेगा सर। सबने वोट किया है तो सब रिलेट करेंगे। मींस ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है मुझे।
द अबोव डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो ऊपर इसने रिलेशन आर डिफाइन किया है वो क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। द अबोव डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो मैंने आर रिलेशन डिफाइन किया, तो अब देखो आर रिलेशन कहाँ है सर, मेरा आर रिलेशन ये है सर, ये मैंने डिफाइन किया, इसने बोला ये किस टाइप का है, ठीक है। तब मुझे बताइए क्या इस रिलेशन के अंदर V1 जो है V1 को बिलोंग करेगा, V1 V1 जो है क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये सुनो, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि अगर किसी बंदे ए ने वोट किया है, ठीक है, तो अगर इसने वोट किया तो इसने भी तो किया ही है, क्योंकि वो तो हम सेम ही बात कर रहे हैं, तो इट मीन दिस इज ऑलवेज इन दिस रिलेशन, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 100% होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बोला कि इफ ए कोमा बी इज बिलोंग टू दैट रिलेशन, अगर ए कोमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, ए कोमा बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब बी कोमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। यस और नो सर, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगर ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है मतलब ए बी ने वोट दिया है, और इसको बी ए लिखो या ए बी लिखो इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में फर्क पड़ता है, बट बी और ए दोनों ने वोट किया है ना, अल्टीमेटली मेरा रिलेशन वो है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। अब मैं बोलता हूं कि अगर ए कोमा बी ने इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं मतलब ए बी दोनों ने वोट किया है, और मैं बोलता हूं बी कोमा सी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं मतलब बी और सी ने भी वोट किया है, तो भाई ए और सी ने भी तो वोट किया है। मैंने यहां बोला ए ने किया, यहां बोला सी ने किया, तो ए सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इट मीन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल सा है, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस वन इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन, मींस 69 का सी आंसर। होप सो चीजें क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर श्याम exercised his voting rights in general election 2019, then Mr. Shyam is related to which of the following? भाई मिस्टर श्याम है एक जिन्होंने अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया, वोट किया, ठीक है। सो ये नीचे जो ऑप्शंस गिवन है ये किससे रिलेट करते हैं? ऑल दोज एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, यस बिल्कुल सर, ठीक है। मिस्टर श्याम ने क्या किया, एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन 2019, वोट किया था, तो मतलब ये उन्हीं में तो आएगा, तो ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसने क्या बोला है सेकंड पैसेज से, फिर से पढ़ते हैं। सरलिन एंड धनजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 while rolling the dice. Serlin's sister Raji observed and noted the possible outcome of the throw every time belong to the set this. ये तो हम सब जानते हैं भी, डाई के जो हम जो डाइस जिससे खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, उसको जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास यही आउटकम पॉसिबल हो सकती है कि 1 to 6 तक आएगा नंबर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो इसने बोला ए इज अ सेट ऑफ प्लेयर्स, कौन कौन खेल रहा था, सरलिन खेल रही थी और धनंजू खेल रहा था, तो ये हो गए। और बी क्या है, आउटकम्स, जो मेरी डाइस की आउटकम्स आ रही हैं, तो ये सेट इसने बना के दे दिया। इनसे रिलेटेड अब मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फर्स्ट इज लेट आर एक रिलेशन है बी टू बी, यानी सिर्फ इस सेट में रिलेशन है। बी डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय मे बी एक्स, ठीक है, सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो y इज डिविजिबल बाय x, y किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से डिविजिबल होना चाहिए। सो इस रिलेशन को, ये कैसा रिलेशन होगा वो बताइए। तो पहली बात, अगर आप रिलेशन से निकालना चाहो तो इट्स वेरी इजी। देखो ध्यान से, सबसे पहले चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो इस रिलेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। y इज डिविजिबल बाय x और रिफ्लेक्सिव बोलता है a से रिलेट करना चाहिए। तो भाई यहां से कोई भी नंबर उठा लो आप। क्या 6 6 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल सर। क्या 5 5 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल सर। 3 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल। सिमिलरली सभी एलिमेंट जो है वो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि 100% ये रिफ्लेक्सिव होगा, 100% ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्री। अब मैंने बोला कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, ठीक है। कोई भी, मैंने इनमें से कोई भी 2 उठाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 3 and 6 ले लिया मैंने, इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब y मतलब 6 जो है 3 से डिविजिबल है, यही बोला है y इज डिविजिबल बाय x, y इज सेकंड एलिमेंट, x इज योर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो 6,3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बट क्या 3 6 से डिविजिबल है, सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब ये इस रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक
नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक चीज और कंफर्म होगी, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है यहां पे इस ऑप्शन में, सिमेट्रिक मतलब यहां से सीधे सीधे ऑप्शन खत्म हो गए 3 मेरे। तो इसका मतलब ये 100% ए ऑप्शन होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हो तो कर लो। ट्रांजिटिव के लिए जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इन जनरल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ट्रू प्रूव करने के लिए मुझे जनरल एग्जांपल लेने पड़ते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। या फिर ये सेट बना के आप चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो मैंने 1,2 लिया जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, सर बिल्कुल करता है, ठीक है। 2 इज 1 से डिविजिबल है, यस। फिर मैंने मान लो लिया 2,4 लिया, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल सर। 4 2 से डिविजिबल है। अब मुझे ये बताओ क्या 1 जो है 4 जो है 1 से डिविजिबल होगा? सर बिल्कुल होगा, हमेशा ही होगा भाई। 1 2 को डिवाइड करता है और 2 जिस नंबर को डिवाइड करेगा 1 तो 100% उसको डिवाइड करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस है। हम यहाँ पे इन जनरल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो A, B बिलोंग टू दैट रिलेशन एंड B, C इज बिलोंग टू दैट रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है B इज डिविजिबल बाय A। इसका मतलब मैं B A Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेट इट इज समथिंग लाइक दैट, Q1 लिख दिया मैंने। और यहां मतलब है C जो है वो किससे डिविजिबल है सर? B से, मींस लेट इट इज B Q2। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यस और नो? यस। अब मुझे चेक करना है क्या A C से डिविजिबल होगा, सॉरी C A से डिविजिबल होगा, तभी तो ये क्या होगा, A, C का रिलेशन को बिलोंग करेगा, तब ये ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं सर C A से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो मैं C को लिख सकता हूं B Q2 डिवाइडेड बाय A मेरा एज इट इज, और B को मैं लिख सकता हूं A Q1। तो A Q1 Q2 डिवाइड बाय A से A कैंसिल आउट, तो Q1 इंटू Q2 इज योर क्वेश्चन। तो इट मीन्स ये 100% इससे डिविजिबल होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने एलिमिनेशन से ही तीनों ऑप्शन हटा दिए थे, बट फिर भी ट्रांजिटिव चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल नॉर्मल लेके दिखाया, ये आपको मैंने जनरल एग्जांपल लेके दिखाया, ठीक है। होप सो ये चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। ईडीएल 72 Raji wants to know the number of function from A to B. How many number of functions are possible? So भाई A to B बोला है functions, तो यहाँ पे कितने हैं सर? 2 ही थे मेरे पास, सरलिन एंड आई थिंक दैट इज धनंजय, ओके। और यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कितने? 6 1 2 3 4 5 6। अब ये फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए मुझे? ये दोनों एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए, चाहे अलग अलग से करें या मिनिमम से करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एस के पास, सरलिन के पास कितने ऑप्शन है? सर सरलिन के पास 6 ऑप्शन है टोटल। और धनंजय के पास कितने ऑप्शन है? सर 6 है। तो 6 इंटू 6 करोगे, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए दोनों डिपेंडेंट होंगे, मीन्स 6 स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स 72 का क्या आंसर आया? ए इज योर करेक्ट आंसर, हो गया। 73 लेट आर बी रिलेशन ऑन बी डिफाइंड एज आर दिस, देन आर इज। अब आर कैसा दिख रहा है आपको? क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करो। सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। सर 2 1 नहीं दिख रहा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। जब ये सिमेट्रिक नहीं है, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट बी में है तो 1 1 दिखना चाहिए। सर 1 1 दिख रहा है? सर 1 1 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो एक चीज बची मेरे पास, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 को बिलोंग करता है। अब 2 से आगे टर्म देखो, 2 2 को बिलोंग कर रहा है तो 1 2 को तो अपने आप करेगा, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और एग्जांपल चेक करते हैं। सर 1 3 को बिलोंग करता है जी, 3 4 को बिलोंग करता है जी, क्या 1 4 को बिलोंग कर रहा है? सर 1 4 को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। दैट्स इट, क्लियर। 74 राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। अब इसको रिलेशन बनाने हैं। पहले क्या बना रही थी ये? पहले हमने फंक्शन बनाए थे, अब रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो रिलेशन का तो ऐसा है भाई कि सिर्फ अगर एक एलिमेंट भी इससे रिलेट करेगा तो भी हो जाएगा काम, यस और नो? यस। और नंबर ऑफ रिलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता था हमारे पास, क्या होता था? 2 raised to power mn, दैट्स इट। m और n क्या है? सर m इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और n दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इट मीन दिस सिंपली बिकम 2 raised to power 2 into 6 मीन्स 2 raised to power 12 is your answer for this, ठीक है। सो मीन्स D is your correct answer for this one, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट लास्ट वन, R relation R is from B to B again, be defined as this,
देन आर इज, तो आर क्या होगा वो मेरे से पूछा गया है। क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक के लिए फिर से वही 1 2 को बिलोंग करता है, 2 1 ढूंढो यहाँ पे, नहीं है सर, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से एक नहीं है, तो ये बाकी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन ऐसे हट जाता है क्योंकि इसने सिमेट्रिक भी बोला है साथ में, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पहली बात तो ये। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चेक करना कर सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो इसको रिफ्लेक्सिव बना देता है। अब सिर्फ मेरे पास एक एलिमेंट है 1 2, ठीक है, 2 2 चेक करोगे तो अगेन 1 2 आएगा, 1 1 और 1 2 लोगे तो 1 हटा दो बीच से, 1 2 आएगा, वापस से यहीं पहुंच जाओगे, तो दिस इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्लियर? दैट्स योर केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, एक बाइक रेस हुई ऑर्गेनाइजेशन में, totally there were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms 2 sets B and G with these participants for his college project. ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एक कंपनी में 250 पार्टिसिपेंट थे जिनका क्या हुआ, 2 ग्रुप बनाए गए। ठीक है, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, और पहले जो कैटेगरी थी वहाँ से 3 कैंडिडेट को क्या गया, सिलेक्ट किया गया फाइनल रेस के लिए, और दूसरी कैटेगरी में से 2 किया गया। ठीक है, अब रवि क्या कर रहे हैं, उसको रवि फॉर्म्स 2 सेट, रवि ने 2 सेट बनाए बी एंड जी करके विद दिस पार्टिसिपेंट फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। लेट बी इज दिस, ये सेट बी मुझे ऐसे गिवन है, सेट जी मुझे ऐसे गिवन है, फिर बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ बॉयज, मतलब दिस इज बॉय 1 2 एंड 3। सिमिलरली जी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ गर्ल्स who were selected for the final race. Ravi decided to explore this set for various types of relation and function. Ravi wishes to form all the relation possible from B to G. उसको B to G क्या बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं जितने भी पॉसिबल हो सके। तो ये तो हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन के 2 raised to power m into n। 2 into m क्या है सर, जो फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 इंटू सेकेंड में कितने हैं, n क्या होगा वो, तो 2 raised to power क्या हो जाएगा, 6। तो मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, लेट आर, एक आर एक रिलेशन है फ्रॉम बी टू बी, यानी सेट बी की बात कर रहा है, यानी बॉयज वाले में। ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, देन दिस रिलेशन आर इज। सेम सेक्स का मतलब या तो दोनों लड़के होनी चाहिए या दोनों लड़कियां होनी चाहिए। तो अब बी टू बी है भाई, बी टू बी है यानी सिर्फ बॉयज वाले सेट में है, तो भाई बॉयज तो बॉयज ही रहेंगे ना, मतलब वो सारे सेम सेक्स के होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वो 100% क्या होगा, इक्विवेलेंस। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चेक करना चाहो तो देख सकते हो भाई, एक स्टूडेंट बी लिया मैंने, बॉय उठाया मैंने यहाँ से B1, वो B1 से रिलेट करेगा क्या, सर दोनों ही लड़के हैं, तो बिल्कुल रिलेट करेगा सर इस रिलेशन को। सिमिलरली मैंने B1 लिया और B2 B2 लूंगा, ऐसे B3 B3 लूंगा, सारे लड़के हैं सर, सेम सेक्स के हैं, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अब मैंने B1 और B2 अगर मैं लेता हूं, अगर ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, दोनों लड़के इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सर। तो क्या B2 और B1 इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, ये भी तो दोनों लड़के ही हैं। क्लियर? सिमिलरली आप ट्रांजिटिव को चेक कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई खास प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई जब मैं B2B बोल रहा हूं, सारे लड़के ही उठा रहा हूं दोनों सेट में, यानी ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट लड़के ही रहने वाले हैं, तो हमेशा वो हर सेट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। मींस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल, कॉमन। 78, Ravi wants to know among those relation how many function can be formed from B to G। अब ये भी चीज बनाई, फंक्शन फ्रॉम B to G बनाना है। अब B में कितने एलिमेंट है मेरे पास, 3 है सर, B1 B2 एंड B3, और G में मेरे पास कितने हैं सर, 2 है, G1 एंड G2। ठीक है, तो अब मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं, कितने बनाए, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो पहले एलिमेंट, अब तीनों एलिमेंट रिलेट करने चाहिए तभी फंक्शन बनेगा, तो पहले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है सर, 2 ऑप्शन है। दूसरे के पास B2 के पास भी 2 ही ऑप्शन है सर, और B3 के पास भी कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई मींस 2 raised to power 3, और वी कैन से 8 फंक्शंस बन सकते हैं। तो 2 raised to power 3 मींस D इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? 79, लेट R ए रिलेशन फ्रॉम B to G। अब B to G एक रिलेशन बनाया, डिफाइंड फ्रॉम लाइक दिस, देन R इज, तो R कैसा होगा, क्या इंजेक्टिव होगा, चेक करो भाई। ये क्या बोल रहा है, B1 जो है किससे रिलेट कर रहा है सर, B1 रिलेट कर रहा है G1 से, B1 रिलेट कर रहा है G1 से। ठीक है, ये स्मॉल में लिखे हुए, नो प्रॉब्लम। B2 रिलेट कर रहा है G2 से, B2 रिलेट कर रहा है G2 से, नो प्रॉब्लम।
और B3 रिलेट कर रहा है G1 से, B3 रिलेट कर रहा है G1 से। अब देखो एक से ज्यादा जो है एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक है, तो इसका मतलब दिस इज मैनी वन, नॉट वन वन। वन वन नहीं, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। पहली बात, क्या ये सर्जेक्टिव है? सर हाँ, कोर डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है मेरा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। लास्ट वन, रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू जी। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन चाहिए इसको बी टू जी। सो अब मुझे ये बताइए, ये B1 है, ये B2, B3, यहां से G1 और G2। अब 1 1 बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करता है, 1 मिनट के पहले सेकंड सेकंड से करता है। अगर ये 1 1 है तो B3 के लिए मुझे यहाँ कोई एक और एलिमेंट चाहिए। तो मेरे जो डोमेन में है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है कोर डोमेन से, इसका मतलब ये कभी भी इंजेक्टिव नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो कितने होंगे सर? 0 होंगे। सिंपल, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट इज स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 यानी 9th क्लास के बच्चे हैं भाई। प्लान टू प्लांट सेपलिंग्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर टू वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है भाई, इनको एक पेड़ होता है सीधा, वो लगाना है। ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, और वो भी लाइंस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए ऑफ द प्लेग्राउंड, वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड, इंश्योरिंग दैट दे हैड इनफ प्ले एरिया, मतलब कि खेलने का एरिया भी बच जाए, इस हिसाब से उनको लगाने हैं। Let us assume that they planted one of the row of the saplings along the line this, यानी उन्होंने एक जो लाइन बनाई इसके along, सॉरी क्या बोला इसने? They planted one of the row, एक रो जो है वो इस लाइन के along उन्होंने लगाई है। Let L be the set of all lines which are parallel on the ground and R be a relation on L। ठीक है, ये चीज बोलिए। L क्या है? L be the set of all lines which are parallel on the ground। ग्राउंड के ऊपर जितनी भी पैरेलल लाइंस है उनका जो सेट है वो L है। ठीक है, और R जो है एक रिलेशन है इस L के अंदर। अब आगे की चीजें आगे बोलेगा। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, जो एनसीईआरटी में हमारे बेसिक्स समझाने के लिए देते हैं ना रिलेशन फंक्शन, उस टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट R be defined by R, L1 and L2, L1 is parallel to L2 where L1 and L2 belongs to L, ये तो इसने बोला ही है। देन R इज, तो R किस टाइप का रिलेशन है ये पूछा गया। ठीक है, R रिलेशन कैसा है कि L1 L2 के पैरेलल होना चाहिए। तो अब मैं बोलता हूं कि कोई भी लाइन मैंने L1 ली, क्या वो अपने आप के पैरेलल होती है? सर ये तो हमेशा ही सही होता है। ठीक है, यानी कोई भी लाइन लो वो अपने आप के हमेशा ही पैरेलल होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। पहली चीज रिफ्लेक्सिव तो है। अब मैंने बोला कि L1 जो है पैरेलल टू L2 है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी? सर बिल्कुल होगी। यानी L1 L2 रिलेट करते हैं तो L2 L1 भी करेंगे भाई। एक लाइन ये इसके पैरेलल है, यानी L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो मैं बोल दूं L2 L1 के पैरेलल है, तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, मतलब ये 100% सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब देखो इससे मुझे डायरेक्टली मिलता है कि ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ये तीनों ऑप्शन नेगलेक्ट हो रहे हैं। ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है। ये नॉट रिफ्लेक्सिव भाई, रिफ्लेक्सिव है ये भी आंसर गलत है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव और चेक करना है तो देख लो कि L1 पैरेलल टू L2 मैंने बोला, देन L2 पैरेलल टू L3 है, तो क्या L1 जो है L3 के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा सर। L1 L2 के पैरेलल है, सिमिलरली L2 L3 के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी? पैरेलल होगी। सो A इज योर करेक्ट आंसर, मींस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, अब मेरा रिलेशन डिफाइन किया कि L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो अब बताओ ये क्या होगा? तो पहले रिफ्लेक्सिव अगर मैं चेक करूं तो मुझे ये बताइए क्या L1 जो है L1 या कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है? सॉरी, परपेंडिकुलर हो सकती है। पैरेलल तो होती है। क्या कोई भी लाइन L1 जो है अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, मतलब 100% ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक चीज कंफर्म हो गई। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब मैंने बोला कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है। तो इस बात को मैं ऐसे बोल दूं L2 इज परपेंडिकुलर L1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये 100% क्या है सर? सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। सर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब L1 और L3 के बीच में रिलेशनशिप देखना है मुझे क्या होगा। सो मान लो मैंने लाइन ली L1 ये रही, L2 इसके परपेंडिकुलर है, और L2 के परपेंडिकुलर एक और लाइन है, लेट बी दिस L3। तो अब मुझे दिख रहा है कि L3 और L1 क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसे परपेंडिकुलर नहीं हुई, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इट मींस दिस इज ओनली सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive. Clear? Next. The function f defined from R to R, define fx is equal to x minus 4 is,
ये फंक्शन कैसा है, बस सिंपल सा दिख रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बना रही है ग्राफ पे, ठीक है। दिस इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। बाई कॉन्सेप्चुअल जाना है तो बस वैसे चेक कर लो भाई, fx1 इक्वल टू fx2 मैंने बोल दिया, चेक करो ऐसे, x1 रखोगे दिस इज x1 माइनस 4 इक्वल टू x2 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 1 है। ऑन टू चेक करने का तरीका, इक्वल टू y रखा, ठीक है, और x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू y प्लस 4, क्या कोई y की ऐसी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन ना हो, सर सारी y की वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, मतलब दिस इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, सिंपल। लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, बी डिफाइन x माइनस 4, fx ये मुझे गिवन है, देन द रेंज ऑफ fx इज, इसकी रेंज पूछी गई है, तो अगेन रेंज क्या होगी भाई, x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, क्या कहीं रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट इज ऑलवेज एन रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि x जितना छोटा होते जाएगा वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, x जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो सिंपल कॉमन सी चीज है ये, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है ना, सिंपल सा आप बता सकते हो कि क्या होगा, क्लियर, दैट्स इट। सो मीन्स अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे होगा, दिस पॉइंट इज 4,0, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। तो ये लाइन ऊपर नीचे इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती जाएगी, मीन्स दिस इज एन रेंज, क्या होगी इसकी, रियल नंबर होगी, डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। द लास्ट वन, L1 L2 belongs to this relation R, L1 is parallel to L2 and L1 is this, so L2 इनमें से कौन सी लें, then which of the following can be taken as L2, भाई L1 ये गिवन है, मतलब L2 क्या चाहिए, इसके पैरेलल, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो ये देखो इसने लाइन लिखी हुई है y इज इक्वल टू x माइनस 4, इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं पूछूंगी इस लाइन का स्लोप क्या है, सर m इज इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है मतलब 1, मुझे देखना है y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन इस फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो x का कोफिशिएंट होता है वही मेरा स्लोप होता है, यहाँ स्लोप क्या है 1। अब इनमें से वो लाइन ढूंढ लो जिसका स्लोप 1 हो, सिंपल सा है। तो मैंने पहली लाइन ढूंढी, इस फॉर्म में लेके आओ पहले तो, ठीक है, तो इसको अगर लेके जाऊँ 2y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस का 2y। अब मुझे y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, यू गेट है x प्लस 5/2 इज इक्वल टू y, y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब x के आगे जो भी है वो इसका स्लोप है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1, तो मतलब यही लाइन इसकी पैरेलल है, सिंपल। लास्ट देख लेते हैं भाई, अब इसने क्या बोला, राजी visited the exhibition along with her family. The exhibition had a hug swing which attracted many children. Raji found that the swing traced the path of a parabola as given by this. मतलब ये जो यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये एक ऐसा पैराबोला बना रहा है, मीन्स दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला। किस टाइप का पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, और अगर आपको इक्वेशन पता है तो दिस इज ए स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। सो मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ है, 0,0, ये मुझे गिवन है y इज इक्वल टू x का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछें, वो फटाफट से आंसर दीजिए। द फर्स्ट इज इफ f इज r टू r बी डिफाइंड फ्रॉम fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज, ये किस टाइप का फंक्शन है भाई, सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो x स्क्वायर, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनने वाला है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बना के दिखा, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शंस यहाँ तो खाली है, तो मतलब ये कोडोमेन में जो आंसर होगा ना, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, पहली बात तो डायग्राम में डायरेक्टली बोल सकता हूं। दूसरी चीज क्या होती है कि इस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपको सेम वाई की वैल्यू मिलेगी, यानी ये ना तो इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है, तो इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला तरीका ये, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका वही जो हम नॉर्मली करते हैं, भी एक्स स्क्वायर, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, क्या लोगे, fx1, मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू, चलो पूरा fx1 इज इक्वल टू fx2 निकाल लो, सो दिस इज x2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस मीन्स प्लस माइनस x2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करोगे, इक्वल टू y रखेंगे इसके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y। अब मुझे पता है कि y इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी, ठीक है। तो y इज लेस देन 0 के लिए क्या है, सर ये डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, दैट्स इट, तो दैट्स व्हाई इज। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो इंट्रोडक्शन में इतनी बार चीजें आ जाती है कि ये आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन,
एफ इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड बाय दिस इज। अब ये क्या होगा बताइए मुझे। तो फिर से वही काम करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं, कर दें? बिल्कुल सर। fx1 मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज x2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है, और अल्टीमेटली ये आएगा x2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा देखो अब इसने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया, तो इसका मतलब इसका आंसर, पॉजिटिव नंबर का आंसर क्या आता है, जब x की वैल्यू ही नेचुरल है, मींस जैसे 4 रखूंगा तो 4 का आंसर प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात, इंटीजर होता तो आता, रियल नंबर होता तो आता, जैसे लास्ट में आया। तो नाउ x1 इज इक्वल टू x2, मतलब एक चीज कंफर्म है कि ये कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 होगा। अब चेक करते सर्जेक्टिव है क्या, तो फिर से मैंने इक्वल टू y रखा, x इज इक्वल टू रूट वाई आ गया सर, ठीक है। क्या y की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहां से कि y की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 लेता हूं, सो x इज इक्वल टू रूट 2, और रूट 2 तो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब हर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, तो मतलब ये सिर्फ इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये अब फंक्शन ऐसे दे दिया, बी डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, देन ये क्या होगा। अब ध्यान से आपको दिख रहा है कि 1 के लिए 1 होगा, 2 4 को रिलेट करेगा, 3 9 को करेगा, सिमिलरली 4 16 को करेगा, तो ये 1 1 तो है, कंफर्म दिख रहा है सर 1 1 है। क्या ऑन टू भी है सर, इस हिसाब से ये ऑन टू भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इसके स्क्वायर के क्रॉसपॉन्डिंग ही मुझे गिवन है, ठीक है, मतलब ये कैसा होगा, बाइजेक्टिव, सिमिलर, सिंपली, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई थिंक इसमें। f is from natural number to real number now is defined by fx is equal to x square, range of the function among the following is, इनमें से इसकी रेंज कौन सी होगी। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या है, रियल नंबर, और यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, x की वैल्यूज नेचुरल नंबर पुट करनी है, तो 1 पुट करोगे 1 मिलेगा बिल्कुल, 2 पुट करोगे 4 मिलेगा बिल्कुल, 3 करोगे 9 मिलेगा, 4 करोगे 16 मिलेगा। सो अब यही आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे 8 मिल सकता है क्या किसी का स्क्वायर, सर नहीं मिल सकता। 15 मिल सकता है, सर नहीं मिल सकता। यहाँ पे 8 मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो ये तीनों आंसर गलत है। लास्ट वन, द फंक्शन f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय दिस इज। अब इंटीजर टू इंटीजर बोल दिया, तो यही चीज देखो मैं यहां समझा रहा था आपको। अब जब ये इंटीजर टू इंटीजर होगा तो इसमें क्या होगा सर, अब यहां पे प्लस माइनस x2 आएगा, क्यों, क्योंकि भाई जब मैं रूट 4, जैसे मैंने बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 दोनों आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि इंटीजर को बिलोंग करता है, तो -2 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर तो सिर्फ प्लस का 2 हो सकता है सर, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये क्या होगा सर, पहली बात इंजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव ये नहीं होगा। सर्जेक्टिव चेक करोगे वही तरीका है, तो x इज इक्वल टू रूट वाई, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव ही नहीं होगा। इट मीन्स नाइदर इंजेक्टिव नो सर्जेक्टिव, दैट्स इट। तो ये मेरे 5 केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। होप शो आसान है, तो केस स्टडी करके डरना नहीं है, चीजें आसान रहती है पहले से, ठीक है। सो दैट्स इट, होप शो इनफ है, तो प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।